स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, नंबर 2 क्या लिखा जाए? स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। नंबर 3 क्या लिखा जाए? स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। नंबर 4 क्या लिखा जाए? डेटर्स। नंबर 5 कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना? 2,50,000। आपने बताया 2,50,000। इन सबका जो भी टोटल होगा वो है हमारी नजर में टोटल करंट एसेट्स। टोटल करंट एसेट्स में से क्या माइनस करा जाए? करंट लायबिलिटीज। जब आप कहते हैं करंट लायबिलिटीज, उसमें सबसे पहले क्रेडिटर्स, उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस और लास्ट में आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स। इन सब का जो टोटल होगा वो आप करंट एसेट्स में से माइनस करेंगे। अकॉर्डिंगली जो डिफरेंस आपको पता चलेगा उसे आप कहना चाहेंगे वर्किंग कैपिटल। प्रोसीजर तो एकदम वही है, सेम प्रोसीजर है। हां जी, चलिए नोट नंबर 1 बनाना शुरू करते। नोट नंबर 1 की हेडिंग क्या होनी चाहिए? वीकली स्टेटमेंट। और नोट नंबर 1 किस हिसाब से बनाया जाता है यह बात आप समझ रहे हैं। पिछले दोनों क्वेश्चन में नोट नंबर 1 था मंथली स्टेटमेंट। अब अगर हम पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे और सारी बातें वीक्स में बताई जाएंगी तो फिर हम वीकली स्टेटमेंट ही बनाएंगे। तो सबसे पहली कॉस्ट कौन सी लिखी जाए? मटेरियल कॉस्ट। हां जी, पूरे साल की यूनिट है 78,000, लास्ट में लिखा है। अगर 78,000 यूनिट्स हैं एनुअली, आप इसे अगर 52 वीक से डिवाइड करें तो वीकली यूनिट्स आप कितनी बता रहे? 1500। चलो, वीकली यूनिट्स आपने बताई 1500। एक यूनिट का मटेरियल कॉस्ट है 117। कितना हो गया? 1,75,500। आपने लिखा 1,75,500। दूसरी कॉस्ट कौन सी लिखी जाए? लेबर कॉस्ट। पर यूनिट लेबर कॉस्ट बताएंगे? 49। टोटल लेबर कॉस्ट बताएं, फिर से बताएं। 73,500। आपने लिखा 73,500। फिर आप लिखिएगा कैश फैक्ट्री ओवरहेड्स है तो 1500 यूनिट, और एक एक यूनिट का कितना लिखा जाए? ₹80। क्योंकि बाकी तो डेप्रीसिएशन है ना, हम तो आपसे खाली कैश वाला अमाउंट पूछ रहे हैं। वो कितना है? ओके, 1,20,000।
अब आप मुझे इन तीनों का टोटल बताएं। आपने बताया 3,69,000। इसके आगे क्या लिखा जाए? कैश फैक्ट्री कॉस्ट। चलिए, आपने बताया कैश फैक्ट्री कॉस्ट। अब आप इसमें ऐड करिएगा कैश एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं। कैश सेलिंग ओवरहेड्स, ओके, इसकी इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन में नहीं है। तो ये हो गया 3,69,000। 3,69,000 के सामने क्या लिखा जाए? कैश टोटल कॉस्ट। दिस इज कैश टोटल कॉस्ट। अब आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? डेप्रीसिएशन। 1500 यूनिट और 1 यूनिट का डेप्रीसिएशन 18 रुपए, रुपीस 18, 27,000 टोटल बताएंगे। 3,96,000 के आगे क्या लिखा जाए? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के आगे प्रॉफिट, सेल्स। 1500 यूनिट आपने बेचनी है और 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस 130 रुपए। तो सेल कितनी लिखी जाए? सॉरी, 300 रुपए। 300 रुपए। 4,50,000। प्रॉफिट 54,000। प्रॉफिट 54,000। तो हमने एक हफ्ते की सारी ही इंफॉर्मेशन लिख ली और हम जानते हैं कि अगर हम नोट नंबर 1 ठीक ढंग से बना लें तो बाकी नोट्स बनाने में हमको कोई दिक्कत थोड़ी होगी। चलो भाई, नोट नंबर 2 बनाइएगा। नोट नंबर 2 के ब्रैकेट्स में लिखिएगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। नोट नंबर 2 बनाइए, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्वेश्चन पढ़िए, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड बताइए। आप कहते हैं 4 वीक्स, लिखेगा सिंस रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, सिंस रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड इज 4 वीक्स, since raw material holding period is 4 weeks, comma, the stock of raw material must be representing, the stock of raw material must be representing 4 weeks consumption. The stock of raw material must be representing 4 weeks consumption. That is 4 multiplied with 1,75,500. 7,02,000. 7,02,000। जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो 4 महीनों के कंजम्पशन, 4 हफ्तों के कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये 1 हफ्ते का कंजम्पशन है तो 4 हफ्ते का कंजम्पशन हो गया 7,02,000 रुपए। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखा जाए 7,02,000। 7,02,000। नोट नंबर 3 लिखेगा
नोट नंबर 3 के ब्रैकेट्स में लिखेगा स्टॉक ऑफ WIP। नोट नंबर 3 लिखेगा स्टॉक ऑफ WIP। क्वेश्चन से पूछिए WIP होल्डिंग पीरियड कितना है? 2 वीक्स। मटेरियल का काम 80%, लेबर ओवरहेड 60% लिखेगा। वी आर गिवन दैट WIP holding period is 2 weeks. WIP holding period is 2 weeks in which material cost is 80% spent. Material cost is 80% spent and labor and overheads are 60% spent. Full stop. Hence, the stock of WIP is computed below. तो आइए तीनों डिपार्टमेंट्स के नाम लिए जाएं, मटेरियल भी, लेबर भी और कैश फैक्ट्री ओवरहेड भी। पहली बात, WIP होल्डिंग पीरियड 2 हफ्तों का है। WIP होल्डिंग पीरियड 2 हफ्तों का है, तो आप तीनों डिपार्टमेंट का पैसा 2 हफ्तों का लिखें। 2 मल्टीप्लाइड विथ 1,75,500, 2 multiplied with 73,500, 2 multiplied with 1,20,000। तो आपने लिख लिया 2 हफ्तों का। अब मटेरियल का जो खर्चा है वो तो 80% हो गया, लेकिन लेबर और ओवरहेड का खर्चा खाली 60% ही रिगार्ड किया जाए। अब आप मुझे टोटल भी बता दें। वो क्या आपने बताया? 5,13,000, 5,13,000 रुपए। तो स्टॉक ऑफ WIP लिखा जाए 5,13,000। आपने लिखा 5,13,000। नोट नंबर 4 बनाया जाए और नोट नंबर 4 की हेडिंग डाली जाए स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। नोट नंबर 4 स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्वेश्चन पढ़िए। 3 वीक्स, इसका मतलब तीनों डिपार्टमेंट का पैसा 3 हफ्तों का फंसेगा और पूरा 100% लिखेंगे। सिंस फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड इज 3 वीक्स, सिंस फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड इज 3 वीक्स, कॉमा, द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, the stock of finished goods is computed below. The stock of finished goods is computed below. तो जैसा मैं कह रहा था, तीनों डिपार्टमेंट का 3 हफ्तों का पैसा वो भी पूरा 100%।
तीनों डिपार्टमेंट का 3 हफ्ते का पैसा, वो भी पूरा 100%। कितना लिखा जाए? 11,07,000। आपने बताया 11,07,000 रुपये। तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लिखा जाए 11,07,000, 11,07,000 रुपये। अब आप लिखेंगे नोट नंबर 5। नोट नंबर 5 के ब्रैकेट्स में लिखेगा डेटर्स। चलिए, नोट नंबर 5 ब्रैकेट्स में लिखेगा डेटर्स। क्वेश्चन पढ़िए। डेटर्स कलेक्शन पीरियड इज 6 वीक्स, और लिखेगा सिंस debtors collection period is 6 weeks. Debtors collection period is 6 weeks, comma, the debtors balance must be representing the debtors balance must be representing 6 weeks credit sales. The debtors balance must be representing 6 weeks credit sales, that is 6 multiplied with, एक हफ्ते की सेल है 4.5 लाख रुपए, एक हफ्ते की क्रेडिट सेल है इसका 4/5। ये एक हफ्ते की सेल है, 1/5 सेल कैश होती है, 4/5 सेल क्रेडिट पर होती है। एक हफ्ते की क्रेडिट सेल आपने ब्रैकेट में लिखी, पर हम तो आपसे 6 हफ्ते की क्रेडिट सेल जानना चाहते हैं। आपने बताया 21,60,000, पर ये आपने मुझे डेटर्स बैलेंस बता दिया। इसे बैलेंस शीट में तो लिखा जा सकता, हम नहीं लिखने वाले। हम सिर्फ ये कहेंगे कि ना आपको इसको बेस नहीं बनाना चाहिए था, बेस आपको बनाना चाहिए था इसको, क्योंकि इसमें ना डेप्रिसिएशन शामिल है और ना प्रॉफिट शामिल है। खैर, आपने डेटर्स बैलेंस बताया है 6 वीक्स क्रेडिट सेल्स। आप आगे लिखेंगे हाउएवर द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द डेटर्स, the amount of investment in the debtors must be representing the amount of investment in the debtors must be representing 6 weeks cash cost, 6 weeks cash cost in context of credit sales. In context of credit sales, that is 6 multiplied with। अब ये है एक हफ्ते की कैश कॉस्ट 3,69,000। अगर मैं इसका 4/5 करता हूं तो मैं इसे कह सकता हूं एक हफ्ते की कैश कॉस्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स, पर मुझे 6 वीक्स का अमाउंट जानना है। 17 lakhs
71,200। आपने बताया 17,71,200। फोर थ्री हाँ जी, आपने बताया 43,43,200। ये आपने मुझे करंट एसेट्स का टोटल बता दिया। ठीक है, नोट नंबर 6 बनाइएगा। नोट नंबर 6 की हेडिंग है क्रेडिटर्स। नोट नंबर 6 हेडिंग है क्रेडिटर्स। बताइएगा क्वेश्चन में क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड कितना लिखा? 8 आप लिखेंगे सिंस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, सिंस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड इज 8 weeks, the creditors balance must be representing, the creditors balance must be representing 8 weeks credit purchases. The creditors balance must be representing 8 weeks credit purchases, that is 8 multiplied with 1,75,500, 14,04,000। देखिए, जो एक हफ्ते का मटेरियल का कंजम्पशन है वही एक हफ्ते का परचेज है, वही एक हफ्ते का क्रेडिट परचेज। हमें मालूम है कि क्वेश्चन कैश सेल और क्रेडिट सेल को अलग अलग बता रहा है, पर क्वेश्चन ने कैश परचेज और क्रेडिट परचेज को अलग अलग नहीं बताया है, यानी सारी परचेज क्रेडिट परचेज। अगर ये एक हफ्ते की क्रेडिट परचेज है तो 8 हफ्ते की क्रेडिट परचेज हो गई 14,04,000 रुपए। हाँ जी, अगला नोट आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब लिखेंगे सिंस वेजेस आर पेड, सिंस वेजेस आर पेड आफ्टर 1 month, सॉरी आफ्टर 1 week, after 1 week, since wages are paid after 1 week, comma, outstanding wages must be representing, outstanding wages must be representing 1 week wage cost, 1 week wage cost, that is 73,500, 73,500। चले लास्ट नोट बना लीजिएगा आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स के कंटेक्स्ट में। ओवरहेड्स की पेमेंट कब होती है? 2 हफ्ते के बाद। तो आप लिखेंगे सिंस ओवरहेड्स आर पेड after 2 weeks, since overheads are paid after 2 weeks, comma, outstanding overheads must be representing, outstanding overheads must be representing 2
weeks overheads. Outstanding overheads must be representing 2 weeks overheads. That is 2 multiplied with 1,20,000. This is 2,40,000. Current liabilities का total 17,17,500. 2625 700. 2625 700. अब इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में काफी आ जाता है. बीकॉम के एग्जाम में तो कंफर्म्ड है ये क्वेश्चन आना है, ऐसा क्वेश्चन आना है. सीए में भी आ सकता है, सीए में भी बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है भाई. और है क्या, उसी पैटर्न पर इसका आंसर हम लोग दे देते हैं. पर इसका आंसर देने का तरीका ना बड़ा मतलब ऐसा तरीका है जो बार बार वही लैंग्वेज हम लोग लिखते रहते हैं और स्टूडेंट वही लैंग्वेज लिख लिखकर बोर भी हो जाता है. स्टूडेंट तो इतना बोर होता है कि क्या होता है, कई बार तो क्लास में उसका बिहेवियर देखते ही बनता है. आंसर लिखता जाता है और घड़ी की तरफ देखता जाता है और रिएक्ट भी करता जाता है. कई बार तो स्टूडेंट अपनी हद पार करता है, मतलब उसका रिएक्शन ऐसा होता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते. वो ऐसे घड़ी देखता है और कहता है यार चल रही बंद तो नहीं हो गई, लेकिन तो ये वो रिएक्शन है जो वाकई में बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है. उसे ये भी लगता है टाइम बढ़ ही नहीं रहा है, इतने बुरे हालात हो गए, घड़ी तो नहीं बंद हो गई मेरी. ओके, प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आइएगा. तो मैंने अपना इरादा बदल लिया भाई, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7. S Limited sells goods at gross profit of 25%, considering depreciation as part of cost of production. Its annual figures are as follows: sales at 2 months credit, material consumed, suppliers extend 2 month credit, wages paid monthly in arrear, manufacturing expenses outstanding at the end of the year, cash expenses are paid 1 month in arrear, annual administration expenses paid as above, annual sales promotion expenses paid quarterly in advance. The company keeps 1 month stock each of raw material and finished goods and believes in keeping rupees 1 lakh in cash. Assuming a 15% safety margin, ascertain the requirement of working capital of the company on cash cost basis. Ignore work in progress. Cash cost basis का मतलब ये रहा कैश कॉस्ट, यानी ना डेप्रीसिएशन पर बात करें ना प्रॉफिट पर बात करें. हम क्वेश्चन से कहेंगे जी हमने इन पर कभी बात करी भी नहीं. 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं. हमने हमेशा जो भी कैलकुलेशन करी है वो कैश कॉस्ट पर ही करी है. कैश कॉस्ट का मतलब एक डेप्रीसिएशन पर बात ना करें और दूसरा प्रॉफिट पर बात ना करें. चलिए आइए आंसर शुरू करते हैं. हेडिंग है स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. तो आप इसमें पहली इंफॉर्मेशन कौन सी लिखेंगे? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. दूसरी इंफॉर्मेशन कौन सी लिखी जाए? स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. वर्क इन प्रोग्रेस तो नहीं है, यह बात क्वेश्चन में कही गई है. तीसरी इंफॉर्मेशन कौन सी लिखी जाए? डेटर्स.
चौथी इंफॉर्मेशन कौन सी लिखी जाए? कैश इन हैंड। आप बताइए क्वेश्चन में कैश इन हैंड कितना गिवन है? 1 लाख। कैश इन हैंड आपको दे रखा है 1 लाख रुपए। कोई और करंट एसेट आप लिखना चाहते हैं? प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। ये है टोटल करंट एसेट्स। अगर आप टोटल करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो ही आपको वर्किंग कैपिटल पता चलेगा। करंट लायबिलिटी का मतलब है पहले क्या लिखा जाए? क्रेडिटर्स। फिर क्या लिखा जाए? आउटस्टैंडिंग वेजेस। फिर क्या लिखा जाए? आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। फिर क्या लिखा जाए? आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। आप करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो एक डिफरेंस आएगा। जो भी डिफरेंस आएगा आप उसमें ऐड करिएगा 15% सेफ्टी मार्जिन। So we will be able to get the amount of working capital. अच्छा, सेफ्टी मार्जिन क्वेश्चन ने कहा है इसलिए ऐड कर रहे हैं, वरना हम इसको ऐड नहीं करते। सेफ्टी मार्जिन का सीधा सा मतलब है अगर आपका आंसर 100 रुपए है तो आप अपने आंसर को 115 रुपए कह दो, मतलब 15% अपने आंसर को बढ़ाकर कहो। क्यों ऐसा क्यों करें भाई? आखिरकार है तो सारा एस्टिमेशन ही ना। हम लोग भी कई बार जब घर से निकलते हैं तो हम सोचते हैं जी आज हम दिन भर में 100 रुपए खर्च करेंगे, तो क्या 100 रुपए लेकर निकलते हैं घर से? 5-10 रुपए ज्यादा रख लेते होंगे ना, ताकि रिजर्व की सिचुएशन में वो काम आ सके। मैं एक्चुअली 5-10 रुपए परसेंटेज के सेंस में कह रहा था। 5-10% हम ज्यादा रख लेते हैं। 5-10 रुपए भी कम नहीं होते भाई, बहुत होते हैं 5 रुपए। मुझे अपने जमाने में पॉकेट मनी मिला करती थी 1 रुपया 1 दिन की। हाँ, बहुत पुरानी बात है, बाबा आदम के जमाने की बात है। वे बैक इन द ईयर 1983 1 रुपए की पॉकेट मनी मिलती थी। उस 1 रुपए की पॉकेट मनी में घर से स्कूल बस पे जाना, स्कूल से घर वापस आने का बस का किराया इंक्लूडेड होता था। और हमारे टाइम पे पॉकेट मनी होती थी, बस की टिकट होती थी 15 पैसे की। 15 पैसे जाने के, 15 पैसे आने के, बाकी 70 पैसे में खाना भी होता था, और अगर कोई कॉपियां पेन पेंसिल खरीदे वो भी उसी के अंदर ही होता था। और कभी हमको अगर 15 पैसे बचाने होते थे, 15 पैसे बचाने का सीधा सा तरीका होता था, पैदल ही निकल जाओ भाई। घर से स्कूल कोई मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर होता था, बस सिर्फ 5 किलोमीटर टहलते टहलते निकल गए। इसी तरीके से 15 पैसे बच जाते थे हमारे।
जाना भी पैदल आना भी पैदल, तो 30 पैसे बच गए। 30 पैसे उस जमाने में बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता। आजकल तो 30 पैसा कहीं देखने में भी नहीं आता, मिलता भी नहीं, कुछ भी नहीं होता ना। जमाना बहुत बदल गया भाई, बहुत बदल गया। एक रिसर्च के अनुसार जितनी ये दुनिया पिछले 20-25 सालों में बदली है, जितनी तरक्की पिछले 20-25 सालों में हुई है, उतनी तरक्की तो जब से अर्थ का एग्जिस्टेंस हुआ है तब से लेकर आज तक इतनी तरक्की नहीं हुई जितनी पिछले 25 सालों में तरक्की मानी गई। तो हमने तो अपनी आंखों से देखा है कि दुनिया कहां की कहां पहुंच गई। आज की जनरेशन शायद नहीं समझ सकती है कि हालात कहां से कहां पहुंचे। खैर छोड़ी, नोट नंबर 1 बनाओ भैया। नोट नंबर 1, ये बताइए नोट नंबर 1 की हेडिंग क्या डाली जाए? तो एक काम करिएगा, हेडिंग डालिएगा एनुअल स्टेटमेंट। देखिए वैसे आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू वैलिड है कि क्वेश्चन में ज्यादातर इंफॉर्मेशन मंथली बेस पर है, लेकिन मैं कहता हूं चलो आओ यही पॉइंट समझते हैं। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मंथली है और अगर मैंने एनुअल स्टेटमेंट बना भी दिया तो क्या मैं उसको बाद में मॉडिफाई नहीं कर सकता हूं? ये कोई बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको इनकम स्टेटमेंट जो है वो मंथली या इस बेसिस पर बनाना पड़ेगा। अगर इंफॉर्मेशन मंथली है तो मंथली है, पर मेरी मर्जी मैं एनुअल स्टेटमेंट बनाना चाहता हूं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में देखना पड़ेगा ना कि बाकी के नोट्स में हम कैसे नेसेसरी चेंजेस करेंगे। तो आइए एनुअल स्टेटमेंट बनाने का प्रोसीजर शुरू करते हैं। पहले आप लिखिएगा मटेरियल कॉस्ट। हां, तो आप बताइएगा पूरे साल का मटेरियल कॉस्ट क्वेश्चन में कितना दे रखा? 4,50,000। पूरे साल का मटेरियल कॉस्ट 4.5 लाख रुपए क्वेश्चन में दे रखा है, 4.5 लाख रुपए। फिर आप ये बताएं पूरे साल का लेबर कॉस्ट वेजेस क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 3,60,000। फिर आप बताएं कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बारे में। नहीं, ध्यान से पढ़िएगा, वो कहते हैं 40,000 असल में ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है और अक्सर एक महीने का अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहता है, तो 40,000 अपने आप में फिर मंथली अमाउंट हुआ ना, तो एनुअल कितना हुआ? 4,80,000। आपने इसका टोटल किया और ये आपने बताया ₹12,90,000। आपने लिखा 12,90,000। कैश एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, कैश एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितना है? 1,20,000। क्वेश्चन कहता है 1,20,000 एनुअल है। हां, साथ में ये जरूर लिखा है पेड एज अबव। पेड एज अबव का मतलब जैसे ऊपर लिखा अमाउंट एक महीने का आउटस्टैंडिंग होता है, वैसे एडमिनिस्ट्रेशन भी एक महीने का आउटस्टैंडिंग होता है। तो उसका तो ध्यान हम तब रखेंगे ना जब हम करंट लायबिलिटीज पता करेंगे। अभी तो हम एनुअल स्टेटमेंट बना रहे। अब क्या लिखा जाए? कैश सेलिंग एक्सपेंसेस। ये जो आपने लिखा है कैश सेलिंग एक्सपेंसेस,
इसके ब्रैकेट में लिखेगा सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, ये क्वेश्चन में हमको एनुअली गिवन है 60,000। ये हमें मालूम है कि इसमें से क्वार्टरली पेड इन एडवांस है, लेकिन ये बात बाद में डिस्कस करी जाएगी, अभी पहले इनकम स्टेटमेंट तो बन जाए। तो कैश टोटल कॉस्ट आपने बताया 14,70,000। अगर आप इसमें डेप्रीसिएशन ऐड कर देते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा टोटल कॉस्ट। अगर आप इसमें प्रॉफिट भी ऐड कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा सेल्स। देखिए, क्वेश्चन में आपको सेल्स कितना दे रखा है, पहले आप यही बता दीजिए। 18 लाख 18 लाख रुपए। तो आप देख रहे हैं कि अभी मैंने डेप्रीसिएशन और प्रॉफिट के अमाउंट को रिकॉर्ड नहीं करा है। मैं एक्चुअली डेप्रीसिएशन और प्रॉफिट पर अभी बात करना भी नहीं चाहता हूं। अभी क्वेश्चन का आंसर आगे बढ़ाते हैं, लास्ट में हम डेप्रीसिएशन और प्रॉफिट पर बात करेंगे। नोट नंबर 2 बनाइएगा, ब्रैकेट्स में लिखिएगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। नोट नंबर 2 स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्वेश्चन पढ़िए, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड की जानकारी दें। नहीं, 2 मंथ्स नहीं है, ध्यान से पढ़े, 1 मंथ। मैं आपसे रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड पूछ रहा हूं, वो 2 महीने असल में क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड है। तो आप लिखिएगा सिंस, नीचे लिखा हुआ है रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड 1 मंथ, लिखिएगा सिंस रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, सिंस रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड इज 1 मंथ, since raw material holding period is 1 month, comma, the stock of raw material must be representing, the stock of raw material must be representing 1 month consumption. The stock of raw material must be representing 1 month consumption. That is rupees 4,50,000 multiplied with 1/12. तो मटेरियल का एनुअल कंजम्पशन अगर आप जानते हैं तो मंथली कंजम्पशन बताना मुश्किल काम नहीं है, 37,500। तो अगर मैंने नोट नंबर 1 मंथली एनुअल बेसिस पर बनाया भी है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो आइए स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रिकॉर्ड करा जाए, 37,500। नोट नंबर 3 बनाया जाए और लिखा जाए स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिर बताइए फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड अगेन 1 मंथ। तो 1 महीने के लिए तीनों डिपार्टमेंट का पैसा फंस जाएगा और वो भी 100%। लिखेंगे सिंस finished goods holding period, since finished goods holding period is 1 month, since finished goods holding period is 1 month, comma, the stock of finished goods is computed below.
हाँ जी, मटेरियल, वेजेस एंड कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड 1 महीने का है, तीनों डिपार्टमेंट के पैसे 1 महीने के लिखें। वो क्या आपने बताया? 1,07,500, 1,07,500 रुपए। नोट नंबर 4 बनाया जाए। नोट नंबर 4 की हेडिंग डाली जाए डेटर्स। आप बताएंगे डेटर्स कलेक्शन पीरियड। पहली लाइन में लिखा है सेल्स एट 2 months क्रेडिट। हम अपने कस्टमर्स को 2 महीनों का क्रेडिट दे रहे हैं, लिखेगा सिंस डेटर्स कलेक्शन पीरियड इज 2 months, since debtors collection period is 2 months, comma, the debtors balance must be representing 2 months credit sales. The debtors balance must be representing 2 months credit sales, that is, अब ये 18 लाख रुपए एनुअल सेल है। मैं ये मान लेता हूं कि सारी की सारी क्रेडिट सेल है, पर मुझे 2 महीनों की क्रेडिट सेल चाहिए। ये डेटर्स बैलेंस है जो बैलेंस शीट में लिखा जा सकता है। अब आप लिखेंगे हाउएवर द इन्वेस्टमेंट इन द डेटर्स, मस्ट बी representing the investment in the debtors must be representing 2 months cash cost, 2 months cash cost in context of credit sales, 2 months cash cost in context of credit sales, that is, आप सेल मत सोचिए, क्रेडिट सेल मत सोचिए, कैश कॉस्ट सोचिए। 14,70,000 मल्टीप्लाइड विथ 2/12, 2,45,000 यानी 2 हफ्तों की सेल बताओ तो डेटर्स बैलेंस, 2 हफ्तों की कैश कॉस्ट बता दो तो इन्वेस्टमेंट इन द डेटर्स। चलिए अगला नोट बनाइएगा। प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस
तो आप इसकी पेमेंट कैसे कर रहे हैं? क्वार्टरली टू बी पेड इन एडवांस। तो आप लिखेंगे सिंस सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस are paid quarterly in advance. Since sales promotion expenses are paid quarterly in advance, comma, the amount of prepaid sales promotion expenses, the amount of prepaid sales promotion expenses must be representing expenditure of one quarter, that is, अब एनुअली आप जानते हैं ₹60,000, तो क्वार्टरली ये अमाउंट कितना हुआ? ₹15,000। तो आपने प्रीपेड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस बताए 15,000। आप मुझे करंट एसेट्स का टोटल बताएंगे? 4 लाख, 5 लाख, 5,000। चलिए, आपने लिखा 5,05,000, यह है करंट एसेट्स का टोटल। अगला नोट बनाइएगा, हेडिंग डालेगा क्रेडिटर्स। ओके, आप मुझे क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड बताइए। 2 months लिखेगा। सिंस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड इज 2 months, since creditors payment period is 2 months, comma, the creditors balance must be representing 2 months credit purchases. That is 4,50,000 multiplied with 2 divided by 12. $75,000। चलिए, क्रेडिटर्स बैलेंस लिखेगा 75,000। क्रेडिटर्स बैलेंस आपने लिखा 75,000। अब आप एक काम करें, बाकी वर्किंग नोट अगर आप अवॉइड करना चाहें तो चल जाएगा। ये बताइए, वेजेस की पेमेंट कब होती है? 1 महीने के बाद। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस होना चाहिए 1 महीने का वेज कॉस्ट। एनुअल वेज कॉस्ट 3,60,000, 1 महीने का 30,000, representing 1 month wage cost. Similarly, annual manufacturing expenses 4,80,000 है, तो मंथली कितने हो गए? 40,000। एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 1,20,000 है, तो मंथली हो गए 10,000। करंट लायबिलिटीज का टोटल 1,55,000। आप करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस करें।
3,50,000 आंसर आ गया। इसी का 15% बताएं। 52,500। 4,02,500। हमारी तरफ से आंसर तो पूरा हो गया, लेकिन नोट नंबर 1 जो है यह भी पूरा बना नहीं है। गलती हमसे यह हो गई कि हमको नोट नंबर 1 को ना यही छोड़ देना चाहिए था। अगर मैं डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट के बारे में बात ही ना करूं तो ज्यादा सही है। जब डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट से कोई रिलेशनशिप है ही नहीं हमारा, तो फिर उसको नोट नंबर 1 में भी क्यों बताया जाए। तो आप आगे से ये काम कर सकते हैं कि आप अपने नोट को यहां रोक दो, क्योंकि इसके बाद रिक्वायरमेंट है ही नहीं। पर यह आंसर देने का तरीका गलत है। अगर आपने डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लिखा है, अब आपको इसे लिखना ही पड़ेगा। अब अगर आप इसको छोड़ देते हो ऐसे, भले ही आपका आंसर आ गया, पर नंबर तो कटेंगे, क्योंकि आपने नोट नंबर 1 ठीक ढंग से नहीं बनाया। अब जब ऐसे लिखा है तो फिर पूरा ही लिखिए। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें? हालांकि वो कैलकुलेशन इररेलेवेंट है, लेकिन फिर भी हमको ये सीखना तो है ही कि डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट इस क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेट होगा। तो आखिरी वर्किंग नोट बनाइएगा और आखिरी वर्किंग नोट की हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। अब ये बात तो मानते हैं, अगर मैं नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लूं तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट आ गया तो डेप्रिसिएशन वैसे ही आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट इस क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेट किया जाए? फार्मूला लिखेगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़िए, 25%। अगर सेल 18 लाख रुपए है और अगर आप उसका 25% कर दे तो जी ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ सेल्स। इसमें से आप एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस माइनस करें 1,20,000 रुपए, आप सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करें 60,000 रुपए, तो नेट प्रॉफिट आ गया 2,70,000। अगर नेट प्रॉफिट 2,70,000 है तो आप नोट नंबर 1 में जाएं, नेट प्रॉफिट लिखे 2,70,000। टोटल कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर बताएं 15,30,000। डेप्रिसिएशन भी बैलेंसिंग फिगर बताएं 60,000, 60,000 रुपए। कैलकुलेशन होगी सारी। अब पहली लाइन में फिर से वापस जाइए। हालांकि मैं ये कह चुका हूं डेप्रिसिएशन प्रॉफिट की कैलकुलेशन इररेलेवेंट है, लेकिन फिर भी आपने एक लाइन पर गौर किया। क्वेश्चन कहता है जी 25% ग्रॉस प्रॉफिट है, कंसीडरिंग डेप्रिसिएशन एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका क्या मतलब है? जब आप कहते हैं कि 25% ग्रॉस प्रॉफिट है तो 75% क्या है? कौन सी कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
if production cost is 75%, gross profit is 25%. जब आप कहते हैं 25% ग्रॉस प्रॉफिट तो 75% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और वो ये कहते हैं कि 75% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट हो रहा था तो उसमें डेप्रीसिएशन काउंट हो चुका था। इसका मतलब ये हो गया कि 25% ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय आप ये मान लीजिए कि डेप्रीसिएशन एडजस्ट हो गया। अगर आपको नहीं दी अभी तो मेरे को डेप्रीसिएशन माइनस करना है, तो क्या डेप्रीसिएशन 2 बार माइनस कर जाएंगे? वो बात तो गलत है। देखो 25% ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब 75% प्रोडक्शन कॉस्ट। क्वेश्चन कहता है जब आपने प्रोडक्शन कॉस्ट 75% काउंट करा था तो उसमें डेप्रीसिएशन इंक्लूड हो गया था, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय डेप्रीसिएशन एडजस्ट माइनस हो चुका है, उसे एक बार और माइनस करने की गलती मत करिएगा। इसलिए हमने ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिनिस्ट्रेशन माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस लिखा, हमने माइनस डेप्रीसिएशन नहीं लिखा। क्या ये बात सही? सो दिस इज इट। ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दे दिया। अब अगला क्वेश्चन कौन सा करना भाई? हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा मैं ये भी बता दूं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना? बाद में मुझे किसी किस्म की शिकायत नहीं चाहिए। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, बाद में शिकायत मत करना कि जी लास्ट क्वेश्चन बिना बताए आ गया। हम सोच रहे थे आज बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11। वो पीछे जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं ना, वो कहते हैं शुक्र है लास्ट क्वेश्चन आया। शुक्र है लास्ट क्वेश्चन आ गया। और बड़े सारे स्टूडेंट और भी हैं जो कहते हैं ले इतनी जल्दी लास्ट क्वेश्चन भी आ गया। हम तो सोच रहे थे अभी और बड़े सारे क्वेश्चन हो गए, इतनी जल्दी आ गया। बताओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जैसे कोई फिल्म देखी जा रही होती है तो लास्ट के सीन आ रहे होते हैं तो हर एक का अपना अपना रिएक्शन होता है। कोई कहता है शुक्र है फिल्म खत्म हुई है, दूसरा कहता है फिल्म खत्म भी हो गई है, अभी तो शुरू हुई थी थोड़ी देर पहले। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर a company wants to know the working capital that will be required to meet the program of activity they have planned for the year. The following information is available: paid up share capital, 5% debentures, fixed asset. Production during the last year was 60,000 units. It is to be maintained during the current year. Raw material, direct wages and overheads are 60%, 10% and 20% of the selling price. Each unit is expected to be in production process for 1 month. Finished units will stay in the warehouse for 3 months. Creditors allow credit of 2 months. Credit allowed to debtors is 3 months. Raw material remains in store for 2 months. Selling price per unit is ₹5. Prepare number 1 working capital requirement forecast, and number 2 estimated profit and loss account and balance sheet as at the end of the year. तो लिखेगा number 1 statement showing working capital requirement. Okay, stock of raw material, stock of WIP, stock of finished goods. Debtors.
कैश इन हैंड तो क्वेश्चन में गिवन है नहीं। अच्छा, जो भी आप करंट एसेट्स का टोटल बताएंगे उसमें से आप माइनस कर दीजिएगा क्रेडिटर्स। द डिफरेंस विल बी वर्किंग कैपिटल। तो इस क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग वेजेस ओवरहेड्स का हिसाब किताब नहीं। नोट नंबर 1, मंथली स्टेटमेंट। नोट नंबर 1, मंथली स्टेटमेंट। मटेरियल्स, पूरे साल की यूनिट है 60,000, तो एक महीने की यूनिट हो गई 5,000। हाँ जी, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 5 रुपए, मटेरियल कॉस्ट है उसका 60%, ₹3 पर यूनिट। लेबर कॉस्ट है 10% यानी 50 पैसे पर यूनिट। लेबर है ₹1 पर यूनिट। तो जी ये हो गया 15,000, लेबर हो गया 2,500, ओवरहेड्स हो गया 5,000, तीनों का टोटल 22,500। ये है टोटल कॉस्ट। और क्वेश्चन में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन कुछ भी नहीं। Sales 5,000 units at rate of ₹5. This is 25,000. तो प्रॉफिट कितना हो गया? 2,500। चलिए, नोट नंबर 1 तो आपने बना लिया। नोट नंबर 2 लिखेगा, हेडिंग डालेगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। लिखेगा सिंस रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, since raw material holding period is 2 months, since raw material holding period is 2 months, comma, the stock of raw material must be representing, the stock of raw material must be representing 2 months consumption. The stock of raw material must be representing 2 months consumption, that is 2 multiplied with 15,000, 30,000। नोट नंबर 3, स्टॉक ऑफ WIP। WIP होल्डिंग पीरियड क्वेश्चन में लिखा है 1 महीने का।
ठीक बात है। और मैं ये मान लेता हूं, पॉइंट नंबर 6 में लिखा है 1 महीने का, मैं ये मान लेता हूं कि मटेरियल 100%, लेबर ओवरहेड 50%। लिखेगा वी आर गिवन दैट WIP holding period is 1 month, and it is assumed that material cost is 100% spent. Material cost is 100% spent, and labor and overheads are 50% spent. Labor and overheads are 50% spent. Full stop. Hence, stock of WIP is computed below. WIP होल्डिंग पीरियड है 1 महीने का, तो तीनों डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर लिखे 1 महीने का 15,000, 2,500 रुपए और 5,000। मटेरियल डिपार्टमेंट इसको 100% मान ही ले, पर लेबर और ओवरहेड वाले इसको 50% माने। टोटल बताएंगे? 18750। अगला वर्किंग नोट है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो पॉइंट नंबर 7 में लिखा है कि जी फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड तो 3 महीने का, तो आप लिखेंगे सिंस फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड इज 3 months. Since finished goods holding period is 3 months, comma, the stock of finished goods is computed below. The stock of finished goods is computed below. Material, labor, overheads लिखें। कितना आ गया? 67,500। तीनों डिपार्टमेंट का 3 महीने का 100%। तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपने लिखा 67,500। एक ही पैटर्न के जो क्वेश्चंस है ना, ये उसका लास्ट क्वेश्चन ही है। अभी वर्किंग कैपिटल में जो इतने सारे क्वेश्चन बचे हैं, उन सब में आपको पैटर्न बदला हुआ मिलेगा, वरना भी क्वेश्चन बड़े सारे बचे हो। खैर, डेटर्स अगला नोट बनाया जाए। क्या लिखा हुआ है डेटर्स के बारे में? 3 महीने का, तो आप लिखेंगे सिंस डेटर्स कलेक्शन पीरियड इज 3 months, since debtors collection period is 3 months,
comma, the debtors balance must be representing, the debtors balance must be representing 3 months credit sales. 3 months credit sales, that is 3 multiplied with 25,000 is equal to rupees 75,000. ये आपने डेटर्स बैलेंस पता कर लिया है, इसको बैलेंस शीट में लिख लीजिएगा. ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने को कही गई, लेकिन यहां पर तो हम लोग डेटर्स बैलेंस लिखने वाले हैं नहीं. लिखेगा हाउएवर द इन्वेस्टमेंट इन द डेटर्स, the investment in the debtors must be representing 3 months cost of sales. क्योंकि ना इस क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन है, ना प्रॉफिट, ना एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ना सेलिंग एक्सपेंस. सीधा कह सकते हैं 3 months कॉस्ट ऑफ सेल्स, दैट इज 3 multiplied with 22,500 is equal to rupees 67,500. तो आपने इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स बताया 67,500, 1,83,750. अगला नोट बनाइएगा, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड की जानकारी दें 2 महीने का. तो आप लिखेंगे सिंस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड इज 2 months, since creditors payment period is 2 months, comma, the creditors balance must be representing 2 months credit purchases, that is 2 multiplied with 15,000 is equal to rupees 30,000. आप 30,000 माइनस करें वर्किंग कैपिटल, देखिए वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में हमने काफी आसानी से बता दी. अब ये कैलकुलेशन हमारे लिए मुश्किल तो हो ही नहीं सकती, लेकिन क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? पढ़िए क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द ईयर. तो आप हेडिंग डालिएगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लिखेगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द नेक्स्ट ईयर. Estimated profit and loss account for the next year. Okay, estimated profit and loss account for the next year. क्रेडिट साइड पर लिखिएगा बाय सेल्स. हाँ जी, ये अगर आपकी 1 महीने की सेल है 25,000 रुपए
तो एनुअल सेल्स कितनी हो गई? 25,000 मल्टीप्लाइड विथ 12, 3 lakhs. लिसन प्लीज. आपने पहला काम क्या करा? आपने एनुअल सेल्स रिकॉर्ड करी 3 लाख रुपए. फिर आप डेबिट साइड पर आइए, 2 मटेरियल कॉस्ट. अगर मंथली मटेरियल कॉस्ट है 15,000 तो एनुअल कितना हो गया? 1,80,000. फिर आप लिखेगा 2 लेबर कॉस्ट. मंथली लेबर कॉस्ट है 2,500. एनुअल लेबर कॉस्ट हो गया 30,000. मंथली ओवरहेड्स हैं 5,000. तो एनुअल ओवरहेड्स कितने हो गए? 60,000. अच्छा, फिर आप लिखेगा 2 डिवेंचर इंटरेस्ट. $50,000 के डिवेंचर्स हैं और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है. फिर आप लिखिए 2 नेट प्रॉफिट. ₹27,500. ठीक बात है? कुछ कमी तो नहीं रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? अच्छा, पहली बात, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं तो हमारा मतलब होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टेकन टुगेदर. हमको ये नहीं कहते ट्रेडिंग अकाउंट अलग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग. हमारी ऐसी सोच नहीं. दूसरी बात, जैसा कि ये कह रहे हैं कि जी इसमें हमने ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो लिखे नहीं. एकदम सही. ना हमने ओपनिंग लिखा, ना हमने क्लोजिंग लिखा. अगर हम लिखते तो वही डेबिट साइड पर आता है, वही क्रेडिट साइड पर आता, तो क्या वो कैंसिल आउट हो जाता? तो या तो लिखना है तो फिर दोनों लिखिए, नहीं लिखना तो दोनों ही मत लिखिए. चूंकि वो सेम है इसलिए मैंने सोचा कि ना डेबिट साइड पे लिखा जाए और ना क्रेडिट साइड पे लिखा जाए. मत भूलिए ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, ये एस्टिमेटेड है. अगर इसमें हमने ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा है और हमारे नेट आंसर पे असर नहीं पड़ता है तो उससे अपने को कोई लेना देना नहीं. ठीक है? ये एस्टिमेटेड बैलेंस शीट. Estimated balance sheet at the end of next year. हाँ जी, तो आइए एस्टिमेटेड बैलेंस शीट भी बना लीजिए. पहले हम इसमें एसेट साइड से स्टार्ट करते हैं. लिखिएगा फिक्स्ड एसेट्स. कितनी फिक्स्ड एसेट्स हैं? फिक्स्ड एसेट क्वेश्चन में लिखी है 1,25,000.
करंट एसेट्स लिखे जाए। करंट एसेट्स में सबसे पहले स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अच्छा रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना लिखा जाए, ₹30,000। फिर लिखेगा स्टॉक ऑफ WIP, WIP का स्टॉक लिखा जाए 18,750। फिर लिखा जाए स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, $67,500। फिर लिखेगा डेटर्स, यहां डेटर्स का बैलेंस लिखना ना, तो डेटर्स का बैलेंस लिखा जाए 75,000। यह बात हम अच्छी तरह समझने लगे। तो अब मुझे एसेट साइड का टोटल बताइए। 3,16,250। ओके, 316,250। आपने बताया 316,250। लायबिलिटी साइड पर आइएगा। लायबिलिटी साइड पर सबसे पहले क्या लिखा जाए, शेयर कैपिटल। कितना शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, 2 लाख। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा जाए, 5% डिवेंचर्स। 5% डिवेंचर्स कितने के हैं, 50,000, 50,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग क्या, डिवेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, यह बात आप कैसे कह सकते हैं? क्या यह क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि डिवेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है? और दूसरी बात, अगर यह आउटस्टैंडिंग था भी तो आपका फर्स्ट पॉइंट का जब आंसर दिया जा रहा था तब आपने क्यों नहीं कहा था? यह कैसे हो सकता है कि आपका सेकंड पॉइंट का आंसर आपके पहले पॉइंट के आंसर को कॉन्ट्राडिक्ट करे? जब आप यहां करंट लायबिलिटीज माइनस कर रहे थे तो आपने नहीं कहा कि डिवेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। अब कैसे आउटस्टैंडिंग हो सकता है? एक सेकेंड, चलिए बात को आगे बढ़ाइए। अब आप लिखिएगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना लिखा जाए, 30,000। एक्चुअली कोई रीजन नहीं है कि मैं ये मानूं कि मैंने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट नहीं दिया होगा। रीजन भी तो होना चाहिए ना, क्वेश्चन तो कुछ नहीं कह रहा। अक्सर मैं एक्सपेंसेस की पेमेंट कर ही देता हूं। अगर मैंने एक्सपेंसेस की पेमेंट नहीं करी है तो ये क्वेश्चन को कहने तो दीजिए कम से कम। हाँ जी, तो क्रेडिटर्स आपने लिखा। अब क्या रह गया, नेट प्रॉफिट। पर समस्या ये है, नेट प्रॉफिट लिखने से ना लायबिलिटी साइड मिलने वाली नहीं है। लायबिलिटी साइड पे कुछ बैलेंस आ रहा है। कितना बैलेंस आ रहा है, 875। $36250। क्या आपको लगता है कि मैं ये जो बैलेंस मैंने लिया है
क्या मैं इसके अलावा कुछ और भी बैलेंस ले सकता था? ओके, एक मुझे बताया जा रहा है कि जी मैं रिजर्व भी तो ले सकता था। एक बात बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग बैलेंस ले लिया, रिजर्व ले लिया, एक ही तो बात है, वन एंड द सेम थिंग। चलो ठीक है, रिजर्व मैं ले सकता था, मैं मना नहीं कर रहा हूं। और बताइए, और बैलेंसिंग फिगर को क्या लिया जा सकता था? एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका सेकंड पॉइंट का आंसर पहले पॉइंट के आंसर के अगेंस्ट नहीं जा सकता। आप ये तो नहीं जा सकते जी कि बैंक ओवरड्राफ्ट ले लेते हैं, लो अभी होश आया बैंक ओवरड्राफ्ट है, जब फर्स्ट पॉइंट का आंसर दे रहे थे तब क्यों नहीं लिखा था बैंक ओवरड्राफ्ट? मेरे ख्याल से चूंकि हम फंस गए इसलिए यही मानना पड़ा। अगला क्वेश्चन नहीं होगा भैया, सीधी सी बात, बस बहुत